बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें बहुत सारी हैं तो जल्दी से मैं आप तक पहुँचाता हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट गुज़िश्ता रात आया, क्योंकि जेल में उनकी बहन ने उनसे मुलाकात की थी। इमरान खान साहब ने जेल से जो स्टेटमेंट जारी किया अपनी बहन के ज़रिए से, वो स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है और उसमें बहुत सारी ख़बरें हैं। चार सद्दा और खैबर और करक के जलसों में अवाम की भरपूर शिरकत कौम के शऊर और अपने हकूक़ के दिफा की अज़म की अक्कास है। अवामी राब्ता मुहिम को बेहतरीन अंदाज में जारी रखने पर मैं जलसे के तमाम मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। तहरीक इंसाफ को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ मिलकर हकीकी आज़ादी की तहरीक को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। इमरान खान साहब ने एक तो ये कि उन्हें जब पता चला कि ये जलसे बहुत कामयाब हुए हैं तो उसके ऊपर लाजमी बात है वो एक तहरीक चलाना चाहते हैं, तो उन्हें काफ़ी हौसला मिला इससे, और वो ये चाहते हैं कि इस तहरीक को मज़ीद तेज़ किया जाए और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसके अंदर अपना रोल प्ले करे, जो बाकी जमातें वो भी शामिल हों। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के बतौर अपोजिशन लीडर ताहाल नोटिफिकेशन जारी ना होना बाइस तशवीश है। मैं मुतालबा करता हूँ कि इन्हें फ़ौरी तौर पर सेनेट और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के तौर पर नोटिफाई किया जाए। आज एक बार फिर मेरे वकला, मेरी फैमिली और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद मुझसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और इन्हें वापस लौटा दिया गया, जो कि ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक़ बल्कि अदालती अहकामात की भी खुली खिलाफ वर्जी है। मेरे खिलाफ कायम बेबुनियाद मुकदमात की समाअतें भी अपने आखिरी मराहिल में हैं, जिसके बाद मुमकिन तौर पर मुझे एक बार फिर कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा। मैं पार्टी के तमाम कारकुनान और सीनियर वकला को हदायत देता हूँ कि इस खुली तौहीन अदालत के खिलाफ फौरी तौर पर आला अदलिया से रुजू करें और पटिशन दायर करें। इसी तरह अलकादर ट्रस्ट केस में ताख़ीरी हरबों के हवाले से भी हदायत करता हूँ कि उसके खिलाफ भी अदालत से रुजू किया जाए और समाअत की तारीख लिए बगैर अदालत से बाहर ना आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के लिए मेरी हदायत है कि सूबे की ज़रूरत के मुताबिक ख़ुद अपनी मुख्तसर काबीना तश्कील दे लें। मैंने काबीना के लिए कोई भी नाम तजवीज़ नहीं किया। सुहेल अफरीदी के पास अपनी मर्ज़ी की टीम चुनने का मुकम्मल इख्तियार है। ये एक खबर चलवाई गई थी ख़ास तौर पे, और ये खबर चलवाई गई थी कि बैरिस्टर सैफ़ के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब उनको ज़रूर वज़ीर शामिल किया जाए और वज़ीर रखा जाए। दो लोगों का नाम था, तो बैरिस्टर सैफ़ का तो पता ना आपको गेम, कि बैरिस्टर सैफ़ तो हर गेम के अंदर शामिल होता। वजह यह है कि वो गंडापुर का मोहसिन नकवी था, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़ास और बेहतरीन ताल्लुकात हैं। जब कोई भी इमरान खान से नहीं मिल पाता तो बैरिस्टर सैफ़ जाकर इमरान खान से मिलाता है, और यही एक उसकी खूबी है कि उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतरीन है। तो गंडापुर ने भी अपने साथ रखा था, और अब देखते हैं कि सुहेल अफरीदी बैरिस्टर सैफ़ को अपने साथ रखता है या नहीं रखता, क्योंकि बैरिस्टर सैफ़ ने इमरान खान साहब ने कई दफ़ा मना किया कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात नहीं रखने, लेकिन बैरिस्टर सैफ़ ने हमेशा रखे हैं। वैसे इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ना कोई तो वर्किंग रिलेशन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हुकूमत में हो तो आप बगैर वर्किंग रिलेशन के गुजारा नहीं कर सकते। हो सकता है कोई और बंदा ये काम कर सकता हो, बेहतर कर सकता हो, लेकिन अभी इमरान खान साहब ने बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया सुहेल अफरीदी को कि आप फैसला कर लें। फिर इमरान खान ने कहा पार्टी से मुताल्लिक तमाम हदायत और पैगामात सिर्फ सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के ज़रिए ही जारी किए जाएँ, ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन या गलत फहमी से बचा जा सके। इमरान खान साहब सलमान अकरम राजा साहब पे बहुत भरोसा कर रहे हैं। हालांकि शेर अफजल बरबत बहुत ख़िलाफ़ हैं, पार्टी के अंदर और बहुत सारे लोग भी उनके ख़िलाफ़ हैं। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने छोड़ दी है, लेकिन वो कभी भी जो है सलमान अकरम राजा साहब के बारे में पॉजिटिव नहीं हुए, वो हमेशा बड़े उनके बारे में नेगेटिव रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उन पर भरोसा कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। आखिर में इमरान खान ने कहा कि मैं वादे करना चाहता हूँ कि अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज मेरे पुराने और वफ़ादार साथी हैं। ये मेरे साथ खड़े रहे हैं और इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मैंने इनकी बरतरफी के कोई अहकाम जारी नहीं किए। ये इमरान खान साहब ने कहा और ये उनका स्टेटमेंट है। तो वज़ीर आला को तो मिल गया फ्री हैंड, लेकिन हुआ क्या कि वज़ीर आला के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और ये जो दरख्वास्त दायर की गई ये एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की जानिब से दायर की गई। जैसे कि होता है हमेशा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो आ जाते होते हैं अक्सर, लेकिन फिर बाद में पता चला कि शायद उसने दरख्वास्त वापस ले ली है और वो ये कह रहे जी मैंने नहीं, मेरी टीम ने कर दी थी। बहरहाल रिएक्शन तो पब्लिक का बहुत आया इस मामले में। अब एक खबर और चलाई जा रही है
सीएम अफरीदी को लेकर। और ये खबर मीडिया में फैलाई जा रही है कि सीएम अफरीदी से जब मुलाकात की वहाँ पे कोर कमांडर पेशावर ने, तो तब उन्हें एक पैगाम दिया गया और उन्हें ये कहा गया कि जनाब आप जो अल्फाज का चुनाव है आपका वो ठीक नहीं है। इदारों के हवाले से या फ़ौजी अफसरान के हवाले से जब आप बात करते हैं तो ये आपके अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं है पब्लिक स्पीचेस में। तो जिस पे बाद में अब ये भी खबर चलाई गई कि सोर्सेज ने बताया कि सुहेल अफरीदी ने जनाब के प्रॉमिस किया कि या वादा किया कि आइंदा वो मोहतात रहेंगे। अच्छा, ये खबर चलवाई जा रही है। मुलाकात कब हुई थी? मुलाकात हुई थी जुमे को। एतवार को जो सुहेल अफरीदी ने एक तकरीर की है उसमें DGISPR का नाम लेकर तनकीद की और ये कहा कि उन्होंने घटिया जुबान इस्तेमाल की यहाँ पेशावर आकर मेरे बारे में। तो ये तो खबर आपकी चलने से पहले ही बाउंस हो गई। यानी मीडिया के सोर्सेज को ये खबर भिजवाई गई कि जनाब आपने ये खबर चलानी है और ज़राए से करके आपने चलानी है कि सुहेल अफरीदी को हमने दबा लिया था उस मीटिंग में जिसमें कोर कमांडर ने जाकर सुहेल अफरीदी से मुलाकात की थी और उसने वादा कर लिया था कि आइंदा वो तनकीद नहीं करेगा। लेकिन फिर एतवार वाले दिन आपने देखा, अगर तो वादा किया होता सुहेल अफरीदी ने तो कोई बच्चा तो नहीं है, एक सूबे का वज़ीर आला है, उसने आकर पहले से ज़्यादा तनकीद की है। बहरहाल अब पछताया क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, दिमाग से काम लेना चाहिए और सोच समझ के हर चाल चलनी चाहिए। ये सोशल मीडिया का वो दौर है, डिजिटल मीडिया का, जहाँ पे लोग छोटी सी चीज़ निकाल कर सामने रख देते हैं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला नामज़द होने के दिन से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा जिस बंदे को एजेंसियाँ तलाश कर रही हैं ना, वो मुराद सईद है। क्योंकि उन्हें इस बात का आइडिया है कि मुराद सईद इमरान खान का वो साथी है जो किसी भी हद तक जाएगा, किसी भी हद तक जाएगा। पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, हर एक की एक लिमिट होती है। कोई इस लिमिट तक जाता है, कोई इस लिमिट तक जाता है, कोई इस लिमिट तक जाता है। यानी असद कैसर साहब इमरान खान साहब के वफादार साथी, लेकिन जब वहाँ पे एक रूलिंग देनी थी कौमी असम्बली में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो वो कासिम सूरी ने आकर दी थी। तो हर एक का अपना अपना लेवल होता है। एक वक्त आए इमरान खान साहब के बहुत सारे साथियों की बस हो गई, छोड़कर चले गए, बहुत सारे उनके साथ खड़े रहे। गंडापुर इमरान खान साहब का वफादार साथी है, लेकिन उसकी एक लिमिट है ना, उस लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाया वो। हाँ, लेकिन गंडापुर से गलती ये हुई कि वो बात कोई और करता था, काम कोई और करता था। वो जब कॉलो फेल में तजाद आ जाए तो फिर पब्लिक नहीं छोड़ती, जब उन्हें समझ आ जाए तो। अब मुराद सईद जो है वो टारगेट है सबसे बड़ा, टारगेट नंबर 1, इसको पकड़ो, गिरफ्तार करो। तो एजेंसियों को टास्क मिला हुआ है और दबाव बहुत बढ़ गया है कि मुराद सईद को पकड़ो। अभी सवात के एक होटल के अंदर दर्जनों बंदों ने छापा मारा हफ्ते की रात को, और बड़ा शदीद छापा मारा। यानी हफ्ते की रात तो नहीं, हफ्ते की सुबह बन रही थी, जुमे की रात लेट नाइट था, तो वहाँ पे छापा मारा, बड़ी कोशिश की। दर्जनों बंदे थे सादा कपड़ों में, वहाँ काफ़ी धक्कम पेल भी हुई। दरवाजे खुलवा के जनाब धक्के दे दूँ के उन्होंने चेक किया। किसी ने उन्हें कह दिया कि ये होटल के अंदर मुराद सईद है। मुराद सईद किसी होटल के अंदर ठहरेगा? अभी तक रियासत उन्हें पकड़ नहीं सकी। लेकिन मुराद सईद से इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और उन्हें ये लगता है कि इमरान खान साहब का इतना वफादार आदमी जब तक बाहर रहेगा तब तक सुहेल अफरीदी के ऊपर भी बहुत दबाव बना रहेगा और मुराद सईद सुहेल अफरीदी को चलाएगा। ये एजेंसियों के दिमाग में चल रहा है कि अगर मुराद सईद अब काबू आ गया तो चीज़ें काबू करना आसान हो जाएगा। और ये बात कुछ लोगों ने बताई भी है इंटेलिजेंस एजेंसियों को, और ये बात एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचाई गई है बाकायदा कि सुहेल अफरीदी के बारे में याद रखना, ये वही करेगा जो मुराद सईद और इमरान खान चाहेंगे। और ये मुराद सईद का बड़ा बावफा और पुराना साथी है, दोस्त है, तो ये उससे बाहर नहीं निकलेगा। लिहाजा मुराद सईद को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अब छापे वापे 1-2 और भी रिपोर्ट हुए, लेकिन ये एक बड़ा छापा था। मैंने आपको बताया कुछ 40-50 बंदे घुस गए एक होटल के अंदर, जाके वहाँ पे हर चीज़ ऊपर नीचे कर दी, लेकिन मुराद सईद को ढूंढ नहीं पाए वहाँ पे भी ये लोग। अब नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात कैसे होगी? मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है और जो मेरे पास इत्तला है वो ये है कि मुमकिन है कि आने वाले चंद दिनों में उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। वो एक मुख्तसर काबीना बना लेंगे, उसके बाद उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। क्योंकि देखिए, एस्टेब्लिशमेंट अगर इमरान खान साहब से मिलवाती है तो खाली गवर्नेंस के इश्यूज़ तो नहीं है, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई का एक बड़ा अहम मामला है, ड्रोन हमलों का एक बड़ा अहम मामला है। तो जब तक ये अपने लीडर से जाकर नहीं मिलेंगे और ग्राउंड रियलिटीज़ उनके सामने रख के उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, तब तक मामला आगे बढ़ेगा नहीं।
एस्टेब्लिशमेंट इस बात से डरती है कि इमरान खान साहब कोई तहरीक चलाने का कह देंगे, तो तहरीक का मोमेंटम तो वैसे भी बन रहा है और आने वाले दिनों में बहुत सारे और जलसे जुलूस भी होने जा रहे हैं, जिनमें जो सुहेल आफरीदी हैं वो शिरकत करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा का मोमेंटम ऊपर की तरफ जाएगा, जो अब जाना शुरू हो गया है। यानी दोबारा मोमेंटम बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन एक नया वज़ीर आला लगाने के बाद इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को फिर से मोमेंटम दे दिया है। नाज़रीन, गज़ा में जंगबंदी के हवाले से खबरें छप रही हैं और डॉन न्यूज़ के मुताबिक गज़ा के अंदर दोबारा से हमले का ऐलान कर दिया गया और हमले का जो ऐलान है वो इसराइली वज़ीर आज़म ने किया और उसके बाद जो है वो वहाँ पे बमबारी हुई है काफ़ी। अल-शिफा अस्पताल जो है उसको भी दोबारा नुकसान पहुँचा है। कुछ ऐसी जगह जो बहाली जहाँ पे की जा रही थी वहाँ पे भी बमबारी हुई है। तो इसराइल ने एक मरतबा फिर बमबारी शुरू कर दी है गज़ा में, डोनाल्ड ट्रंप की यकीन दहानी के बावजूद। अब वो सारे लोग जो उछल उछल के शोर मचा रहे थे वो अब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि जनाब इसराइल तो बात ही नहीं मानता, तो बदमाशी है, वो फिर से बार बार वो जब दिल करता है वो फिर बमबारी कर देते हैं। नेतन्याहू ने इस हमले का हुक्म दिया है, बमबारी शुरू हो गई। हमास ने भी इसमें एक ऐलान किया, उन्होंने कहा जी आज जो मिली है हमें लाश, जो दूसरी लाश है वो वापस करने का अमल हम मुअत्तल कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने एक मरतबा फिर खिलाफ वर्जी की है मुआहदे की जिसके तहत जंगबंदी हुई थी। और अल-कस्साम ब्रिगेड ने जोर देते हुए कहा कि इसराइल की किसी किस्म की जारियत की वजह से लाशों की तलाश, खुदाई और लाशें निकालने के अमल में रुकावट होगी और इसके नतीजे में लाशों की वापसी ताख़ीर का शिकार होगी। हमास ने रद्द-ए-अमल में कहा कि इसराइल गज़ा में एक दफ़ा फिर जारहियत के लिए मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहा है। नाज़रीन, एक तरफ बहुत तनकीद हो रही है हुकूमत के ऊपर कि आप पाकिस्तानी फ़ौज को गज़ा में क्यों भेज रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा अजीब अजीब और अलग अलग किस्म के बयानात दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात का स्टेटमेंट आता है, वो कहता है जी 20,000 फ़ौजियों की रवानगी या उनको भेजे जाने के हवाले से जो खबर है वो झूठी और मन घड़त है। वज़ीर दिफा आकर कहता है कि ये मसला ज़ेरे गौर है और अभी फाइनल नहीं हुआ, और वो कहता है ये तो बड़ी सआदत है कि फ़लस्तीनियों की हिफाजत के लिए हमारी फ़ौज वहाँ पर पहुँच जाए। एक और वज़ीर है वफाकी वज़ीर, इसका स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये दानियाल चौधरी, ये पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात है। अब ये कहता है जी कि पाकिस्तानी फ़ौज की गज़ा में जिम्मेदारी होगी कि हमास को डी वेपनाइज करे, यानी हमास के हथियार ले ले, ये पाकिस्तानी फ़ौजियों की गज़ा में जिम्मेदारी होगी और यकीनी बनाए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो, यानी हमास इसराइल पर हमला ना करे। यानी एक तो बात उन्होंने क्लियर कर दी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो। टेररिज्म का मतलब होता है दहशतगर्दी, तो हमास का जो अटैक है उसको दहशतगर्दी भी करार दे दिया पाकिस्तान के एक हुकूमती रुकन ने बड़ा क्लियरली, और साथ ये भी कह दिया कि हम इसराइल के ऊपर हमास को अटैक नहीं करने देंगे, हम हमास को डी वेपनाइज करेंगे, उनसे हथियार वापस ले लेंगे। ये बात की है दानियाल चौधरी ने, जो इस वक्त हुकूमत के रुकन है और हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे एक टॉक शो के अंदर। तो एक तरफ ये लोग सआदत कह रहे हैं, अब चूरन कौम को जो बेचा जाएगा ना, देखिए जो करना है करें, क्या फर्क पड़ता है, आपको किसने रोकना है। अदालतें आपके कंट्रोल में है, पार्लियामान आपके कंट्रोल में है, सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आपके जूते पॉलिश कर रही हैं, जो नहीं कर रहे उनको आपने जेलों में बंद किया हुआ है। तो मुखालिफ तो आपका है कोई नहीं पाकिस्तान में, तो जो दिल करता है करें। ये मजहब का चूरन ना बेचें, इस्लामी भाईचारे का चूरन ना बेचें, क्योंकि चूरन अब बिकना नहीं है, लोग इसमें मानेंगे नहीं। लेकिन अब आप इनकी हरकतें चेक करें, खासतौर पे इनका अपना जो डिजिटल मीडिया है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का अपना स्पॉन्सर्ड डिजिटल मीडिया है, वो इस मामले को बहुत उठा रहा है कि जनाब बड़ी कामयाबी हो जाएगी, फ़लस्तीनियों की हिफाजत के लिए फ़ौज पहुंच जाएगी, ये बहुत बड़ी सआदत है। बल्कि मैं अभी एक देख रहा था, एक रिटायर फ़ौजी है, वो ये कह रहा था कि जनाब हमें तो बड़ी कामयाबी मिल गई है और ये बहुत बड़ी सआदत है। जो जुमले हैं मैं एग्जैक्टली आपके सामने रखता हूँ। मंजन बेचा जा रहा है कि ये मक्का और मदीना के बाद मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दस की पासबानी भी हमें मिल रही है। कैसे? वैसे ये लोग फ्रॉड हैं। बैतुल मक़दस की पासबानी आपको डोनाल्ड ट्रंप लेकर दे रहा है और नेतन्याहू की मंजूरी से लेकर दे रहा है। आप लोगों को पागल समझते हैं कि आपको बैतुल मक़दस की पासबानी मिल रही है। क्या आप ये भी जानते हैं कि बैतुल मक़दस का फासला कितना है गजा की पट्टी से? 100 किलोमीटर का, और वो 100 किलोमीटर का फासला जो है उसके बीच में इसराइल है, जिसको आप तस्लीम नहीं करते, और इसराइल कभी भी आपको वहां से गुजरने नहीं देगा।
क्या इसराइल ने यह तस्लीम कर लिया है कि बैतुल मक़दस भी आज़ाद है और वहां पे भी पाकिस्तानी फौज चली जाए और जाकर वहां पे हिफाजत का काम संभाल ले? क्या यह बात की इसराइल ने? मैंने तो नहीं सुनी। वो तो कह रहे हैं जी हम वेस्ट बैंक को भी अपने साथ मिला लेंगे। वो तो गजा की पट्टी को पूरा खाली करने के मूड में नहीं है। एक इलाका उन्होंने खाली किया है, बाकी इलाके पे उन्होंने वहां पे कब्जा किया हुआ इस वक्त। तो ये जनाब हमास को गैर मुसल्लह करने और इसराइली सरहदों को महफूज बनाने की जिम्मेदारी है। और डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि ये काम हम नहीं करेंगे, वो फौज करेगी जिसे हम चुनेंगे। ये है असल बात। अब नाज़रीन, इस्लामाबाद में कोई पोस्टर भी लग रहे हैं, जरा देखें आप, ये हर दफ़ा ही लग जाते हैं, ये पोस्टर लग रहे हैं। ये आसिम मुनीर साहब का फोटो है, पीछे चांद तारा लगा हुआ है और लिखा हुआ है खुदा के लिए जाने की बातें जाने दो। ये पोस्टर बाजवा के लिए भी लगते रहे, ये पोस्टर राहिल शरीफ के लिए भी लगते रहे, ये पोस्टर उससे पहले जो जर्नैल थे उनके लिए भी लगते रहे। लेकिन यानी ये ऐसे शो करते हैं जैसे कि खुदा ना खास्ता ये बंदा चला गया तो पाकिस्तान का बेड़ा कितना ही चलेगा यार, क्या फ़र्क पड़ता है। ज़ियाउल हक का तैयारा हवा में फट गया, पाकिस्तान को कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये जो डिक्टेटर्स है ना, ये रहते हैं तो पाकिस्तान का नुकसान होता है, ये चले जाते हैं तो पाकिस्तान का नुकसान नहीं होता। पाकिस्तान बल्कि एक कदम और आगे बढ़ जाता है। पाकिस्तान में जमहूरियत आ जाती है, डेमोक्रेसी आ जाती है, पाकिस्तान और बेहतर हो जाता है। अब ये खुदा के लिए जान, ये जो मूव ऑन पाकिस्तान को तहरीक है, अपना नाम वाम भी किसी ने नहीं लिखा और मूव ऑन पाकिस्तान नीचे कोई नंबर दिए हुए हैं। इनको तो लितरॉल करनी चाहिए, इन लोगों की पकड़ के इनकी अच्छी खासी चितरॉल करनी चाहिए कि तुम भाई हर थोड़े अरसे बाद जो जर्नैल रिटायर होने लगता है तुम पकड़ के उसको खुदा बना लेते हो कि जाने की बातें जाने दो। ये क्या बात हुई, जाने की बातें जाने दो? भाई नीचे से जो आएंगे वो भी जर्नैल है ना, जो नीचे से आएंगे बाकी वो भी इसी पाक फौज के और इसी मुल्क के सपूत हैं। इसी मुल्क के अंदर उन्होंने ट्रेनिंग की है, इसी मुल्क के अंदर उन्होंने तालीम हासिल की है, इसी मुल्क के लिए उन्होंने भी वही काम किया है जो जाने वाला कर रहा था। और एक नया आदमी आ जाएगा तो चीजें रूटीन के मुताबिक चलेगी। इंडिया में तो ये नहीं होता कि वहां का आर्मी चीफ रिटायर हो रहा है तो लिखा हो दीवारों पे और सड़कों पे जाने की बातें जाने दो। सोचे ना, बर्तानिया में, अमेरिका में, यूरोप में किसी मुल्क में आर्मी चीफ की रिटायरमेंट आए और वहां पे इस तरह के बैनर लग जाएं, जाने की बातें जाने दो। सोचे इंडिया में ऐसे बैनर लग जाएं, जाने की बातें जाने दो, या बांग्लादेश में लग जाएं या बाकी मुल्कों में लग जाएं। ये लतीफ़े पाकिस्तान में ही होते हैं, अजीबोगरीब किस्म के, और स्पॉन्सर्ड होते हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है खुद लॉन्च किया जाता है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के हवाले से मुज़ाकरात को नाकाम करार दिया जा रहा है अब तक। हालांकि जो आखिरी एक बेहतर खबर आई वो ये है कि मोहसिन नकवी ने ईरान में कोई ईरानी हुकाम से मुलाकात की है और उम्मीद जाहिर की है कि इनके साथ मामला तय हो जाएगी। मेरे ख्याल में जो मुझे दिखाई दे रहा है ना कि मज़ीद लड़ाई हो सकती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। दोनों में से कोई एक मुल्क भी दूसरे को मगलूब नहीं कर सकता, कब्जा नहीं कर सकता उसके ऊपर। यह बात तो लिखी पड़ी है। ना अफगान यहां पे कब्जा कर सकते हैं, ना पाकिस्तानी वहां पे कब्जा कर सकते हैं। ना हमारी फौज ये कर सकती है, ना उनकी फौज ये कर सकती है। हम दोनों एक दूसरे को तबाह कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेहतर दोनों के लिए यही है कि मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। अभी ऐसा लगता है कि शायद मजीद लड़ाई होगी, फिर ट्रंप को मौका दिया जाएगा कि उसके सर पे सहरा बांध दिया जाए एक और सुलह का, एक और जंगबंदी का। देखिए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है इस मामले में, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए रिपोर्ट कर रहा हूं, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो ज़्यादा मुकद्दम है हमारे लिए। पाकिस्तान कहता है जी कि 5-6 मरतबा इत्तफाक़ राय हुआ मगर अफगानिस्तान पीछे हट जाता है। पहले दिन अंदाज़ा हो गया था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल के पास नहीं है। फिर यह भी कहा गया कि भारत अपनी शिकस्त का बदला काबुल के ज़रिए लेना चाहता है। मेरी राय में पाकिस्तान ने और काबुल ने करीब आने में बहुत ताख़ीर कर दी। हम यहाँ पाकिस्तान में रजीम चेंज के अंदर मसरूफ़ रहे, जबकि भारत अपने ताल्लुकात जो है वो तालिबान हुकूमत के साथ बनाता रहा और अपना खेल खेलता रहा। देखिए, अभी भी पाकिस्तान को हार नहीं माननी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए और दिल छोटा नहीं करना चाहिए। ये डिप्लोमेसी है, इसमें कभी आपको कामयाबी होती है, कभी नाकामी होती है। लड़ाई अपनी जगह पे, दहशतगर्दी के साथ जंग आपकी अपनी जगह पे, उसको टैकल करने के लिए फोर्सेस मौजूद हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका काम है कि फ्यूलिंग करने की बजाय फायर फाइटिंग करें और कोशिश करें कि किसी भी तरह अफगानिस्तान के साथ किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचें जिसमें पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का बेनिफिट हो और दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इस रीजन के अंदर कंट्रोल होना शुरू हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है अगर इस तरफ तवज्जो दें और इस तरफ चलें तो। नाज़रीन, एक और खबर, ये वजारत इत्तलाआत ने कहा, उन्होंने कहा जी कि आसिम मुनीर की मुसाद और CIA से मुलाकातों की खबरें भी जाली और मन घड़त हैं। इसमें फर्स्ट पोस्ट का भी हवाला दिया गया, अफ़गानिस्तान एक चैनल है उसका भी, वो एक जरीदा अखबार है उसका भी हवाला दिया गया, अफ़गानिस्तान टाइम्स का भी आ रहा था और एक दो और जगह पे भी बिग न्यूज़ में भी आ रहा था। तो उन्होंने कहा जी ये झूठी खबर है, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, और कोई बड़ा अखबार तो है नहीं, कोई बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने तो ये कहा नहीं है
हाँ, इसराइली अखबारात का कोई पता नहीं होता, वो किसी वक्त भी भांडा फोड़ देते हैं। तो अगर कहीं पे किसी वेस्टर्न मीडिया में या अल जज़ीरा पे या किसी इसराइली मीडिया में ये खबर आई कि आसिम मुनीर साहब की कोई खुफिया मुलाकात या मुलाकातें करवाई गई हैं मिस्र में या कहीं और, तो फिर वो एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तक के लिए ये है, अब देखना यह है कि पार्लियामेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। और जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं, मुख्तलिफ जमातें जो पार्लियामान में आती हैं, वो इसके ऊपर अपनी क्या पोजीशन लेती हैं। जमात इस्लामी खामोश है, फजलुर रहमान साहब खामोश हैं फ़िलहाल, बाकी लोग भी इस पर अपना मौक़िफ़ नहीं ले रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ी है, वो भी लगभग खुलकर अभी तक बात नहीं कर रही। लेकिन देखना है कि इस अहम इशू पर कि पाकिस्तानी फ़ौजें गाज़ा में जाती हैं तो क्यों जाती हैं, क्या मकासद हैं, क्या हासिल करना है वहाँ पे, तो इस हवाले से सबका मौक़िफ़ सामने आएगा तो और क्लियरिटी हो जाएगी। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।